पानपुरी नाम का गांव था, जहां पर प्रहलाद अपनी बेटी ऋचा के साथ रहता था। प्रहलाद गांव में पान बेचने का काम किया करता था। ठीक प्रहलाद के सामने गौरव की भी पान की दुकान थी, मगर गौरव अपने पान में गुटखा भी मिलाकर गांव में बेचा करता था, जिस वजह से गांव वालों को गुटखा पान खाने की आदत हो गई थी। कोई भी मीठा या सादा पान नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से प्रहलाद का धंधा बंद पड़ने लगा था। प्रहलाद जाकर गौरव से बात भी करता है। गौरव, जो तुम कर रहे हो गलत है। पैसे कमाने के लिए तुम गुटखे का पान भी बेच रहे हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। सब खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ, और मैं वो सब बेचूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। प्रहलाद वहां से चला जाता है। वो गांव का एक अच्छा नागरिक था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखा क्यों ना रहे, मगर वो गांव में कभी गुटखा पान नहीं बेचेगा। मगर वो टूट गया जब उसकी बेटी ऋचा का जन्मदिन था और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर जाता है जहां ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए आप क्या लाए? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने गया था, मगर खिलौने बड़े महंगे हो गए हैं आजकल, इसीलिए मैं बाजार से मोमोज लेकर आया हूँ। इसे खा लो बेटा, तुमने पहले कभी नहीं खाया है ना ये, और बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमोज लाने के लिए। ऋचा मोमोज खाने जा ही रही थी, तभी एक साधु उनके घर के बाहर आता है। साधु बड़े दुबले और थकी हालत में घर के बाहर लोगों से खाना मांग रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, वरना मैं एक कदम और नहीं चल पाऊंगा। कोई तो खाने को दे दो। प्रहलाद घर के बाहर आता है और साधु से कहता है, साधु जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु पानी पीने के लिए प्रहलाद के घर जाते हैं। प्रहलाद उनको पानी पिलाता है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूँ और किसी ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन आज हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु जी, मेरे पास मोमोज है ना, आप ये खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु मोमोज खाते हैं और खाने के बाद उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, तुमने और तुम्हारी प्यारी बच्ची ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, एक बक्सा लेकर आओ। प्रहलाद साधु को एक बक्सा लाकर देता है। साधु बक्से के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद वो बक्सा खोलता है, उसमें एक अलग प्रकार का मसाला आ जाता है। मुझे पता है प्रहलाद कि तुम पान बेचते हो। इस मसाले को साधारण मसाला नहीं समझना, ये जादुई अग्नि मसाला है। मोमोज को तुम पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना और पान बनाना। उसके बाद ये मसाला उसमें छिड़क देना। उस पान में ऐसी आग लगेगी जिसे खाकर इंसान के अंदर के दुख और तकलीफ जल जाएंगे। साधु अपने बस्ते से सोने का लॉकेट निकाल के भी उसे दे देते हैं। और ये भी अपने पास रखो, जब भी तुम ये अनोखा पान बनाओगे, इसे अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की दोनों की रक्षा करेगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कहकर साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। अम्मा नाम की एक मशहूर डोसे वाली थी। अम्मा की दुकान गांव के बीचों बीच थी। सुबह की पहली किरण के साथ अम्मा अपनी दुकान खोल दिया करती थी और ग्राहकों का वहाँ हमेशा तांता लगा रहता था। अम्मा, आपका डोसे का तो जवाब ही नहीं अम्मा। ना जाने कैसे इतना स्वादिष्ट डोसा बना लेती हैं आप।
अपने ग्राहकों से अपने डोसे की तारीफ सुनकर नागम्मा बहुत ही खुश हो जाया करती थीं। अम्मा के ज्यादातर ग्राहक सुबह सुबह नाश्ते में डोसा खाना पसंद करते थे। अरे अम्मा जी, एक स्पेशल मैसूर मसाला डोसा। बैठो बैठो, अभी देती है। अम्मा अपने सभी ग्राहकों को अच्छे से बिठाया करती थी और उनके साथ बातें भी किया करती थी। समय बीता और समय के साथ अम्मा की दुकान भी बड़ी होने लगी। अब अम्मा ने अपनी सहायता के लिए 2 और औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब अम्मा गल्ले पर बैठकर पैसे लिया करती थीं और ग्राहकों से बातें किया करती थीं। अम्मा के सहायकों में एक वीणा थी। वीणा की नजर हमेशा अम्मा के पैसों पर थी। यहाँ हम दोनों हमेशा काम करते रहते हैं और वहाँ अम्मा को देखो, सिर्फ पैसे बटोरती रहती है। और हमें क्या मिलता है? हमें अपनी तनख्वाह मिलती है, उसमें भला कुछ होता है क्या? वहाँ देख, अम्मा के पास कितने सारे पैसे हैं। वो उनकी कमाई है। आखिर सालों से उन्होंने इतनी मेहनत की है, तब जाकर ये दुकान इतनी बड़ी हुई है। वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, हमें भी अपनी दुकान डालकर मेहनत करनी चाहिए। ना रे बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो ये तनख्वाह ही काफी है। वीणा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी बात ना मानी। वीणा कई दिनों तक अपनी दुकान डालने की सोचती रही और आखिर एक दिन वीणा ने अपने डोसे की दुकान खोल ही ली। अम्मा का डोसा 10 रुपए था तो वीणा ने 8 रुपए में डोसा बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सारे ग्राहकों की भीड़ वीणा के डोसे की दुकान की ओर बढ़ने लगी। ये देख वीणा बहुत खुश थी, लेकिन जल्द ही उसमें घमंड आ गया। अम्मा बहुत ही निर्मल थीं और वो अपने ग्राहकों से बहुत ही नम्रता से बात करती थीं। लेकिन वीणा अब उसका घमंड बढ़ गया था। दीदी, एक मसाला डोसा दे दो। हाँ हाँ दे रही हूँ, लेकिन 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दीदी। वो अक्सर ग्राहकों को बेफिजूल इंतजार करवाती थी। ये लो तुम्हारा मसाला डोसा। दीदी, मुझे वो हरी चटनी दे दो। अरे डाली है ना हरी चटनी, कितना वो डालूं? वीणा अक्सर ग्राहकों से छोटी बड़ी बात पर बहस करने लग जाती। कुछ समय बाद वीणा का घमंड इतना बढ़ा कि उसने सोचा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तब भी ग्राहक उसी के पास आएंगे। क्योंकि मेरा दाम कम है, इसीलिए सारे ग्राहक मेरी ही दुकान पर आएंगे। रोज रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलकर मैं थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, कल से 7:30 बजे खोलूंगी। अगर ग्राहकों को इंतजार करना पड़े तो मुझे क्या, मेरी तो नींद अच्छे से पूरी होगी। और अगली सुबह रोज की तरह अम्मा की दुकान खुल गई, लेकिन वीणा की दुकान बंद थी। ये देख सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। ग्राहकों का तांता देखकर अम्मा ने युक्ति लगाई और अपने डोसे का दाम भी 8 रुपया कर दिया। 7:30 बजे वीणा ने अपनी दुकान खोली, लेकिन अब जब ग्राहक वहां पहुँचे तो दोनों दुकानों पर एक ही दाम देखकर अरे वाह, अम्मा ने भी दाम घटा दिया। बड़े दिन हो गए अम्मा का डोसा खाए हुए। और फिर पूरा दिन ग्राहकों का तांता अम्मा की दुकान में ही था और यहाँ वीणा की दुकान में इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे थे। वीणा मन ही मन जल रही थी और इस वजह से वो ग्राहकों पर चिल्ला बैठी, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तुम ही खाओ। सारे ग्राहक अम्मा की दुकान पर चले गए। आज अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि एक बार फिर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। लेकिन वीणा जलन के मारे अम्मा को कोस रही थी। बच्चों, इस कहानी में अम्मा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वीणा के घमंड ने उसका अच्छा खासा व्यापार खराब कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से अच्छे से बर्ताव करती और घमंड ना करती, तो आज उसका भी व्यापार अच्छा चल रहा होता। इसीलिए कहते हैं कि घमंड इंसान को ले डूबता है।
दक्षिण भारत के गांव में रमा और उसके पति चिनप्पा रहते थे। दोनों गांव के एक खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक बेटी और बेटा थे। वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन एकाएक चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपने बीमार पति का भी। उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। एक दिन चिनप्पा को देखने उसका भाई मोहन आया। भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? दिखाया देवर जी, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मंदिर में तुम्हारे नाम की अर्चना करूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई। भाभी, आप अकेले पे घर संभालने का सारा भार आ गया है ना? हाँ, लेकिन अब घर तो चलाना ही होगा ना। भाभी, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ। क्या आप वहाँ इडली बनाना चाहेंगी, जिससे आपको अधिक पैसे भी मिल जाएंगे और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों बांट लेंगे। हाँ, ठीक है देवर जी। और अगले दिन से रमा मोहन की दुकान में इडलियां बनाने लगी। गांव के लोगों को रमा की बनाई हुई इडली बहुत पसंद आई। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडलियां मशहूर हो गईं। दुकान में रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। दोनों रमा और मोहन खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए मुनाफे से रमा ने चिनप्पा का अच्छा इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में चिनप्पा फिर से चलने फिरने लगा। अब 2 महीने बीत गए और रमा और मोहन की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और आज रमा सोचने लगी, ये इतनी सारी भीड़ सिर्फ मेरी इडलियों की वजह से है, तो मेरे मुनाफे पे ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान लेकर देता है और ग्राहकों को इडलियां बांध के देता है, तो उसे बराबर का मुनाफा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। शाम के समय जब दोनों मुनाफा बांट रहे थे, तो देवर जी, सारी इडलियां मैं ही बनाती हूँ। अगर मेरी इडलियां इतनी स्वादिष्ट ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी, आपकी इडलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पे हक ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाभी, ये गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके हम इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं, इसीलिए मुनाफे पे हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं देवर जी, अब आप गलत बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली बनाने वाली को रख लो। रमा मोहन से बहस कर अपने घर निकल गई और अगले दिन से गांव में 2 इडली की दुकानें लगीं। एक रमा की, जहां वो खुद ही इडलियां बना रही थी और बेच रही थी, और एक मोहन की, जहां एक दूसरी औरत इडलियां बना रही थी। रमा की नई दुकान देख सारे गांव वाले उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा अकेली थी। वो इतने ज्यादा लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक कर सारे गांव वाले मोहन की दुकान पर लौटे, जहां मोहन हमेशा की तरह सभी ग्राहकों को अच्छे से इडलियां देता रहा। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते गांव वाले मोहन की इडली की दुकान में ही इडली लेने जाया करते थे। अब रमा अकेले अपनी दुकान पर खड़े रहकर पछता रही थी।
ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा था इडलियां बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का ग्राहकों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छे पैसे तो मिलते थे, लेकिन अब मेरी इडलियों को कोई पूछता भी नहीं। रमा को अपनी इडलियों पर घमंड था जो अब टूट चुका था। इसलिए कहते हैं कि घमंड कांच की तरह होता है जो जरूर टूटता है।